एक छोटे से गांव रतनपुर में आदित्य नाम का एक गरीब लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। आदित्य बहुत ही अच्छे विचार का था। उसके पास उतने पैसे तो नहीं थे, लेकिन एक चीज थी जो सबके पास नहीं होती है, मेहनत करने का जज्बा। आदित्य अपने खेत में खूब मेहनत करता था। उसके हाथों में छाले पड़ गए थे, लेकिन वह फिर भी मुस्कुराकर अपने खेत में काम करता रहा। धूप हो, आंधी हो या बरसात, मेरी मेहनत कभी नहीं रुकेगी। मेरी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी और एक दिन यही खेत सोना उपजाएगी। तब जाके मेरी माँ को आराम मिलेगा, तब मेरा सपना पूरा होगा। अब बस थोड़ी सी बारिश हो जाए, फिर देखना ये बंजर जमीन भी फसल उपजाएगी। तब जाके मेरे पास भी कुछ पैसे होंगे। आदित्य की माँ खाना लगाती है और आदित्य को आवाज देती है। आदित्य बेटा, दिन भर खेत में लगा रहा, अब तो आजा। देख, रोटी भी ठंडी हो रही है। आ, पहले खाना खा ले, फिर कुछ करना। आदित्य माँ की बातें सुनकर घर के अंदर आता है और अपनी माँ से कहता है, अरे माँ, जब खेत में हरियाली दिखेगी तब रोटी भी गरम लगेगी और खाने में भी मजा आएगा। अभी तो मेहनत बाकी है, मुझे तेरा सपना जो पूरा करना है। तू तो अपने पिताजी पर गया है, वो भी ऐसे ही मेहनती थे। लेकिन बेटा, भूखा पेट और थका शरीर कभी ज्यादा दिन साथ नहीं देते। तू खुद को इतना मत थका, तेरा ख्याल भी तो मेरा सपना है। आपका सपना ही तो मेरी ताकत है माँ। देखना, एक दिन आपको पूरे गांव में गर्व से मेरा नाम सुनाई देगा। लोग आपको मेरे नाम से जानेंगे और मैं आपके नाम का एक बड़ा सा कला केंद्र खुलवाऊंगा। चल अब बातें मत बना, खाना खा। आदित्य अपने खेत में काम करने जा ही रहा था कि तभी चौराहे पर बैठे कुछ लोग आदित्य का मजाक उड़ाते हैं। अरे आदित्य, तेरा खेत है या रेगिस्तान? जब से देख रहा हूँ सूखा ही रहता है, फसल तो उगती नहीं, फिर भी खुद को कितना समझाता है। तेरा खेत देखकर तो लगता है जैसे भगवान भी तुझे भूल ही गया है। इतनी मेहनत करने का क्या फायदा, फल तो मिलता ही नहीं। रमेश, फर्क है तुम्हारे हमारे सोच में। तू मेहनत को बोझ मानता है और मैं उसे पूजता हूं। मुझे पूरा भरोसा है भगवान पे। भगवान देर कर सकते हैं, लेकिन अंधेर नहीं। बस सही समय आने का इंतजार कर। देख लेंगे यार, जब तू फसल बेचने बाजार आएगा
तब मेरी फसल बिकेगी और तू फिर से खाली झोली लेकर घर जाएगा। कई महीने बीत जाते हैं लेकिन बारिश नहीं होती है। बारिश ने गांव वालों को बहुत तरसाया और आदित्य के सारे सपने भी उसकी जमीन की तरह सूखे पड़ जाते हैं। लेकिन जो अंदर से मजबूत होता है वो बाहर के हालात से नहीं डरता। आदित्य अपना हौसला बढ़ाते हुए कहता है, तू मेरी मेहनत को देख, मैं तुझसे शिकायत नहीं करूंगा, लेकिन मैं तुझे हार नहीं मानने दूंगा। मैं और मेहनत करूंगा। आदित्य अपने खेत में बैठकर सोच ही रहा था कि तभी वहां से एक बूढ़े व्यक्ति रामू काका गुजर रहे थे। वह आदित्य को ऐसे अपने खेत में मायूस बैठा हुआ देखकर उसके पास आते हैं। क्या हुआ आदित्य, तुम ऐसे खेत में उदास होकर क्यों बैठे हो? कोई बात है तो मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। काका, मैंने अपने खेत में बहुत मेहनत की, लेकिन बारिश नहीं होने की वजह से मेरी सारी उम्मीद टूट गई। अरे बेटा, जब पुरानी राहें साथ ना दे तो नई राहें तलाशनी पड़ती है। मैंने कम पानी में खेती करने की विधि सीखी है। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कम पानी में तुम खेती कैसे कर सकते हो। आओ मेरे साथ। रामू काका के साथ आदित्य उनके घर पर जाता है। बेटा, कम पानी में खेती करने के लिए तुम्हें अपने खेत में ट्यूबवेल लगवाना होगा। जब बारिश होगी तब ट्यूबवेल में बारिश का पानी जमा हो जाएगा और जब बारिश नहीं आए तो तुम उस ट्यूबवेल में जमे हुए पानी से अपने खेत में सिंचाई कर सकते हो। पर काका, मेरे पास तो उधारी चुकाने लायक भी पैसे नहीं है। जो भी थोड़े बहुत पैसे हैं उससे मैं बीज खरीदूं या ट्यूबवेल लगवाऊं, मैं ये कैसे करूंगा? बेटा, जहां मेहनत हो वहां संसाधन खुद रास्ता बना लेता है। चल, मैं तेरी मदद करूंगा। जब तुम्हारी फसल अच्छी हो जाए और तुम्हारे पास कुछ पैसे आ जाएंगे तो तुम मुझे मेरे पैसे वापस कर देना। वैसे भी पैसे तो आते जाते रहते हैं बेटा। आप बहुत अच्छे हैं काका, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आदित्य अपने खेत में ट्यूबवेल लगवाता है। वह अब ड्रिप सिंचाई, जैविक खाद, मौसम की जानकारी से खेती करता है। आदित्य हर कदम पे सीख रहा था। वह दिन रात कोशिश कर रहा था। वह सिर्फ अपने खेती के बारे में ही सोच रहा था। अब आदित्य ना सिर्फ मेहनत कर रहा था बल्कि समझदारी से मेहनत कर रहा था और यही मेहनत एक दिन रंग लाने वाली थी। गांव के लोग उसके फसल को देखकर कहने लगे थे, अरे देखो तो सही, आदित्य की खेत तो किसी बाग की तरह लग रही है। आदित्य ने तो सच में कर दिखाया।
हमने सोचा था ये लड़का तो सिर्फ जोश से काम करता है, पर अब लग रहा है ये लड़का जोश के साथ साथ होश से भी काम करता है। आदित्य की इतनी अच्छी फसल देखकर रमेश बहुत दुखी होता है। उसकी इतनी अच्छी फसल देखकर रमेश के मन में जलन का भाव आ जाता है। असंभव, ये कैसे हो सकता है? मेरे पास पैसे हैं, मशीन है, मजदूर सब है, फिर भी मेरी फसल इतनी अच्छी नहीं आई। लेकिन इसकी फसल इतनी अच्छी कैसे हो गई? इसके पास तो कोई साधन भी नहीं है। रमेश आदित्य की सफलता से बहुत जलने लगा था। वो एक रात आदित्य के खेत में जाके उसके फसल का एक हिस्सा नष्ट कर देता है। अगली सुबह आदित्य जब अपने खेत पहुंचता है तो देखता है कि उसकी फसल को किसी ने बर्बाद कर दिया है। आखिर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? मैं तो हमेशा ही सबकी मदद ही करता हूँ, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? आदित्य मायूस होकर अपने घर वापस आता है और अपनी माँ को सारी बातें बताता है। उसकी माँ उसे सांत्वना देते हुए कहती है, तू ज्यादा मत सोच बेटा, ऊपर वाला सब देख रहा है। मुझे पता है तू सही है। रतनपुर गांव में कृषि मेला का आयोजन किया जाता है, जहां दूर दूर से बहुत सारे किसान आए हुए होते हैं। आदित्य भी उस मेले में अपने बचे हुए फसल के साथ जाता है। उस मेले में आदित्य के फसल से सभी बहुत प्रसन्न होते हैं और घोषणा होती है कि इस साल के सर्वश्रेष्ठ युवा किसान का पुरस्कार रतनपुर के आदित्य को दिया जाता है। तालियों के बीच आदित्य मंच पर जाता है। ये सम्मान सिर्फ मेरे लिए नहीं, ये सम्मान उन सभी के लिए है जो मेहनत पर भरोसा करते हैं। जब सबने कहा कि नहीं होगा, तब मेरी माँ ने कहा कि तू कर लेगा, और मैंने भी अपने माँ की बात को मानकर मेहनत की, और आज मैं यहाँ आप सबके बीच हूँ। और मैंने सिर्फ सुना नहीं, माना। मेहनत की कीमत देर से मिलती है, लेकिन मिलती जरूर है। आदित्य बेटा, मुझे तुझ पर बहुत गर्व है कि तुमने जो बोला वो करके दिखाया है। यदि आज तुम्हारे पिताजी जीवित होते तो कितना खुश होते, तुझे सीने से लगा लेते। तूने हमारा नहीं बल्कि सारे गांव का दिल जीता है। आज सारे गांव को तुझ पर गर्व है। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। रतनपुर बदल रहा था। आदित्य की मेहनत ने ना सिर्फ उसकी जिंदगी बदली, बल्कि पूरे गांव के सोचने का तरीका बदल दिया था। लेकिन बदलाव के रास्ते कभी सीधे नहीं होते। उसके जीवन में एक तूफान आने वाला था। देखो भाइयों, सिर्फ जमीन पर काम करना काफी नहीं है, दिमाग से भी काम लेना होगा। हमें अपने खेत के लिए खाद बनाना होगा,
पानी का ध्यान रखना होगा और मार्केट समझ के फसल लाना होगा। आदित्य, तू तो अब खेती के बारे में सब कुछ जानता है। इतने कम समय में तूने खेती के बारे में कितना कुछ समझ लिया। तू तो अब खेती का मास्टर बन गया है। अरे नहीं भैया, मैं अभी भी खेती के बारे में थोड़ा बहुत ही जानता हूँ। बस जितना जानता हूँ वो आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि हम सभी का फसल अच्छा हो, ताकि हम सब भी सपने देख सकें। मेरे पास तो इतनी सारी मशीनें हैं, इतने सारे ट्रैक्टर हैं। इन सब के बावजूद भी मैं आदित्य के सामने हार गया। शायद मैंने कभी जमीन को समझा ही नहीं। आदित्य ने जीत कर दिखाया और मैं अपने घमंड से ही हार गया। लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि आदित्य सही है। आदित्य की माँ रमेश के खेत के पास से जा रही थी कि तभी वो रमेश को इस तरह से मायूस बैठा हुआ देख वह उसके पास जाती है। रमेश बेटा, क्या हुआ? तुम ऐसे अकेले खेत में उदास होकर क्यों बैठे हो? कोई परेशानी है तो बताओ मुझे। माँ, मैंने ही आदित्य के फसल को नष्ट किया था। मैंने उसके साथ कितना बुरा किया, वो मुझे कभी माफ नहीं करेगा। अब खुद को कोसने से कुछ नहीं होगा। देखो रमेश, गलती तो तुमसे हुई है, पर गलती मान लेना बहादुरी होती है। आदित्य तुझे माफ कर देगा। तू उससे बात तो कर। आप सभी किसान भाइयों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम कमल है। मैं आर्किटेक्ट इंडिया का CEO हूँ। मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए एक नई स्कीम, मिनिमम इन्वेस्टमेंट में डबल रिटर्न, सोलर ट्रैक्टर्स, इंस्टेंट सीड्स और गारंटेड प्रॉफिट, जो आपको आपकी खेती में बहुत मदद करेगी। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया है। कम समय में ज़्यादा मुनाफा। वैसे आपका गवर्नमेंट से कोई लिंक है क्या? कोई डॉक्यूमेंट है इस स्कीम का? हम कैसे मान लें बिना देखे? अरे बेटा, ये सब छोड़ो। ट्रस्ट ही सब कुछ होता है। मेरे स्कीम पर कोई संदेह नहीं करता। जिनको भी मेरे स्कीम में इंटरेस्ट है वो कल मेरे ऑफिस में आके मुझसे मिले। इतना बोलकर मिस्टर कमल वहां से चला जाता है। गांव वाले भी अपने अपने घर को चले जाते हैं और रमेश आदित्य के घर पर जाता है। आदित्य, मुझे माफ कर दो। मैंने ही तुम्हारे फसल को नष्ट किया था। मैं तुम्हें आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता था। मैं तुमसे जलता था। मैं तुमसे बहुत गुस्सा हुआ और तू आगे निकल गया। मेरी आंखों में जो पट्टी बंधी हुई थी वो अब खुल गई है। पर एक बात बतानी है, ये चड्डा सही नहीं लगता मुझे। मैंने एक बार पहले भी इसके जैसे स्कीम में फंस चुका हूं। अरे भाई रमेश, तू माफी क्यों मांग रहा है? अरे भाई, गलती तो इंसान से ही होती है। मैं तुझे माफ करता हूं, पर सच बोल रहा है तू। अगर ऐसी है तो चलो साथ मिलके सच सामने लाते हैं।
आदित्य, रमेश और कुछ गांव के किसान चोरी से कमल के घर पर जाते हैं और उनकी बातें सुनते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि मिस्टर कमल झूठ बोल रहा था, वो बस उनके पैसे हड़पने आया था। देखो भाइयों, यही है असली चड्डा। इसकी झूठी स्कीम और इसकी झूठी गारंटीज। ये गांव के भोले लोगों को लूटने की कोशिश कर रहा था। मैंने इसकी सारी बातें अपने कानों से सुनी है। गांव वाले सारी सच्चाई को जान जाते हैं और पुलिस को बुलाते हैं और मिस्टर कमल को पुलिस पकड़ के ले जाती है। सारे गांव वाले मिलकर सलाह करते हैं। आदित्य, तूने तो हमें एक और मुसीबत से बचाया। तू तो सच में गांव का हीरो है। और मैं मानता हूं कि तू सिर्फ मेहनत से नहीं, दिल से भी बड़ा है। अगर तू मौका दे तो मैं तेरे साथ मिलके काम करना चाहता हूं। क्यों नहीं भाई, गांव को आगे लेके जाना है तो हमें तो साथ चलना ही पड़ेगा। ये सब देखकर आदित्य की माँ रोने लगती है और रोते रोते आदित्य से कहती है, बेटा, तू तो अब पूरे गांव का सहारा बन गया है। पूरे गांव को तुझ पर गर्व है। अब तुझे ही इन्हें रास्ता दिखाना होगा। माँ, आप मेरी रोशनी हैं। जब सब अंधेरा था तब आपने ही मुझे रोशनी दिखाई थी और आपके आशीर्वाद से ही मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। आदित्य अब फसल के साथ साथ मिट्टी के बर्तन भी बनाने लगा था। वह मिट्टी के बर्तन बना के बाजार में बेचने लगा था। वह मिट्टी से ऐसे जुड़ गया था कि बहुत से लोग उससे जुड़ने लगे थे। लोगों को उसके बनाए हुए मिट्टी के बर्तन भी बहुत पसंद आ रहे थे। लोग लाइन में लग के उसके बनाए बर्तन को खरीदते थे। जानती हो माँ, जब लोग मेरे हाथों के बनाए मिट्टी के बर्तन लेने के लिए लाइन में लगते हैं ना, तो लगता है कि मेरी हर थकान, हर मेहनत सफल हो गई। ये जो आपने मुझे मिट्टी से काम करना सिखाया था, वो मेरी पहचान बन गई है। बेटा, मिट्टी तो सबके पास होती है, लेकिन उसे सोना बनाने के लिए सिर्फ हाथ नहीं, दिल भी लगता है। और तू तो अपना दिल भी मिट्टी में मिला चुका है। आदित्य के घर पे एक कार आती है। उस कार से एक कोट पैंट पहना हुआ आदमी बाहर आता है और आदित्य के पास जाता है। मिस्टर आदित्य, मुझे पता है आप इमोशनल इंसान हैं, पर बिजनेस में इमोशंस नहीं, नंबर्स चलते हैं। मैं आपको एक ऑफर देता हूं। यदि आप अपनी जमीन मुझे दें तो मैं उस जमीन के बदले आपको खुद का शोरूम बनवा कर दूंगा, वो भी शहर के प्राइम लोकेशन पे। नाम भी आपका ही रहेगा। वरुण जी, मुझे शोरूम का लालच नहीं चाहिए। मुझे उस मिट्टी से प्यार है जिस मिट्टी में मैंने खुद को पाया है। जो जमीन की बात आप कर रहे हैं, वो जमीन मेरी माँ का सपना है। उसे मैं कभी नहीं छोड़ सकता। आपका पैसा आपको मुबारक। मेरी इज्जत उस मिट्टी से है, ना कि आपके पैसों से।
इज्जत से पेट नहीं भरता मिस्टर आदित्य। कभी सोचिएगा आप मेरे बारे में। और कभी आप सोचिएगा मिस्टर वरुण, बिना इज्जत के पैसे सिर्फ कागज होते हैं। आप पैसे से दुनिया की हर चीज खरीद सकते हैं, लेकिन इज्जत नहीं। वरुण गुस्से से आदित्य के घर से चला जाता है। वह एक बुरा आदमी था। उसने रात को अपने कुछ गुंडे को आदित्य के घर पे भेज देता है और गुंडे जाकर आदित्य के घर में तोड़ फोड़ कर देते हैं। आदित्य की माँ ये सब देखकर उनका सर चकरा जाता है और वह जमीन पर गिर जाती है। आदित्य अपनी माँ को लेकर डॉक्टर के पास जाता है। आदित्य, आपकी माँ को माइंड हार्ट अटैक आया है। अभी आपकी माँ स्टेबल हैं, पर उनका ब्लड प्रेशर काफी हाई था। शायद किसी इमोशनल या फिजिकल स्ट्रेस की वजह से उन्हें ये माइंड हार्ट अटैक आया था। तो आगे से आप अपनी माँ का जरूर ध्यान रखें आदित्य। आदित्य अपनी माँ का हाथ पकड़ के बैठा था। उसके आंख में आंसू थे। माँ, मैं हर दिन मेहनत करता हूँ। हर पल आपको गर्व महसूस कराने की कोशिश करता हूँ, और अब कोई तीसरा आके हमसे हमारी जमीन, हमारा सपना छीनना चाहता है। माँ, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मैं वादा करता हूँ आपसे, जब तक मैं जिंदा हूँ कोई आपकी मिट्टी को छू भी नहीं सकता। आदित्य, मेरे लिए तुम्हारा ये वादा ही मेरी दवा है। मिट्टी तो सबके पास होती है, लेकिन उसे बचाने वाले बहुत कम होते हैं। आदित्य के अंदर अब अलग ही जुनून था। वह गांव के लोगों को इकट्ठा करता है और उनसे कहता है, ये जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं, ये हमारी पहचान है, और इसे हम किसी और के हाथों में नहीं जाने देंगे। चाहे इसके लिए हमें जो भी करना पड़े, हम करने के तैयार हैं। गांव के लोग मिलके एक योजना बनाते हैं और सब मिलकर थाने में शिकायत करते हैं। पुलिस आती है और वरुण को गिरफ्तार करके ले जाती है। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि कोई मिट्टी से इतना भी प्यार कर सकता है। सब पहले की तरह हो जाता है। सारे गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं। आदित्य अपनी माँ के नाम पर एक कला केंद्र बनवाता है और सारे गांव वाले से कहता है, आज जो भी मैं हूं, उसमें मेरी माँ की मेहनत, उनका विश्वास और इस मिट्टी का रंग मिला हुआ है। मैंने देखा है कि मिट्टी सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं होता, ये संस्कार भी होती है। माँ ने मुझे सिखाया कि मेहनत करने वाले कभी नहीं हारते, चाहे समय कितना भी कठिन क्यों ना हो। आदित्य की माँ जब ये देखती है तो उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपने बेटे पर बहुत गर्व महसूस करती है और सारे गांव वालों से कहती है, आजकल के बच्चे अपने गांव छोड़कर शहर की ओर जा रहे हैं। उन्हें अपनी मिट्टी की कीमत पता ही नहीं है। आदित्य चाहता तो वरुण के प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता था, लेकिन उसने पैसे से ज्यादा अपनी मिट्टी को समझा। मुझे अपने बेटे पर गर्व है।